माई सेल्फ डॉक्टर केशव काळे और हम लोग पढ़ रहे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लेक्चर का बीट या टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि केबीसी ने केबीसी ऐप लॉन्च कर दिया है और उस ऐप में हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। वो भी सबको कन्वीनियंट होगा ऐसे फीस स्ट्रक्चर में। तो कुछ दिनों के बाद ये जो लेक्चर YouTube पर चल रहे हैं, ये लेक्चर सिर्फ ऐप में अवेलेबल होंगे और वो जो ऑनलाइन कोर्स है, वो ऑनलाइन कोर्स लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू होगा। मतलब लॉकडाउन के बाद हमारे क्लासरूम बैचेस तो शुरू होने ही वाले हैं। जो हमारा क्लास का कैंपस है, जो रूटीन ऑफलाइन या क्लासरूम बैचेस होते हैं, वो शुरू होने ही वाले हैं। लेकिन उसके अलावा आपको हर वक्त अवेलेबल होंगे ऐसे फॉर्मेट में, आपके मोबाइल में भी लेक्चर्स आपके पास रहेंगे। तो इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानने के लिए आप 7972312550 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड डिटेल्स जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मसल का कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल फाइबर का जो रिएक्टिवनेस है वो वैरी होता है फ्रॉम मसल टू मसल। मतलब स्टिमुलस के बाद कितनी जल्दी मसल रिस्पॉन्ड करेगा या मसल फाइबर रिस्पॉन्ड करेगा, ये मसल टू मसल वैरी होता है। हर मसल उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मसल। इसके अलावा हम कोई भी एक्टिविटी जो करते हैं, ठीक से समझ लेना, हम कोई भी एक्टिविटी करने दो, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं या देख रहा हूं या सोच रहा हूं या मेरे हाथों के पैरों के जो मस्कुलर मूवमेंट हो रहे हैं, हर एक्टिविटी के लिए चाहिए एनर्जी। बच्चों क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलता है हमारे बॉडी को? तो हम जो खाना खाते हैं उस फूड से एनर्जी मिलता है। कैसे? तो फूड में जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है जो हमारे खाने में होता है। ऐसे और भी होते हैं, लेकिन वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल या उनका ब्रेकडाउन इस टॉपिक का कंटेंट नहीं है। वो आपको रिस्पायरेशन के वक्त पता चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप जो खाना खाते हो उसमें कई सारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमनली जिससे एनर्जी मिलती है वो है ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी यानी कि एटीपीज बनाए जाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ब्रेक करने के, इसको तोड़ के इससे एनर्जी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक विथ ऑक्सीजन या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा विदाउट ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करते हो तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक करते हो तब उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज को तोड़ने से एटीपीज मिलते हैं और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट क्या जनरेट होता है? CO2 और वाटर। CO2 और वाटर जो जनरेट हो रहा है वो हम एक्सपायर कर देते हैं। म्हणजे आपण जे श्वास सोडतो त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड असतो आणि हिवाळ्यामध्ये ते बाष्प निघतं बघा, धूर जो निघतो ते काय असतं? वॉटर वेपर्स असतात। तर त्या वॉटर वेपर्स आणि हा कार्बन डायऑक्साइड केव्हा जनरेट होतोय वेस्ट म्हणून? जेव्हा तुम्ही ग्लुकोजला ऑक्सीजनच्या मदतीनं तोड़ता, C6H12O6 को जब आप ब्रेक करते हो विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसमें आपकी बॉडी को या सेल को एटीपीज तो मिल जाते हैं, लेकिन साथ में जनरेट होता है CO2 एंड H2O। अब बहुत सी बार क्या होता है कि बॉडी जो है, मतलब अब हम भाग रहे हैं, सपोज आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया है और आप कुत्ते की तरह भाग रहे हो, तो बहुत जोर से आप भाग रहे हो, उस वक्त आपके मसल की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है कंपेयर टू सप्लाई। मतलब सप्लाई, देखो आपने भागने को शुरुआत जब की है तो धीरे धीरे आपका ब्रीदिंग का जो रेट है, सांस फूलने लगती है, मतलब रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ता है। अभी इस वक्त आप आराम से बैठे हो। और एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैं कई दिनों से शेयर करना चाहता था, आप कोई भी लेक्चर जब मोबाइल पे देखते हो तो ये चीज आज से ही इंप्लीमेंट करना है। वो मोबाइल ऐसे हाथ में नहीं लेना है, आपको मोबाइल सामने रखना है
उस साइड पे जिसपे आपको देखना कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, और हाथ में पेन और नोटबुक रखना है। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल जब आपके हाथ में होता है तो आपकी उंगलियां इनवॉलंटरीली चलने लगती है इधर उधर। वो लेक्चर कंप्लीट होने से पहले ही आप बाहर आ जाते हो और दूसरे बाकी चीजों में, मतलब बाकी जो एप्स होते हैं या बाकी जो एंटरटेनिंग चीजें होती है वो देखने लगते हो। पबजी जैसे गेम हो या फिर बाकी कुछ कॉमेडी वीडियोस हो। तो ये नहीं करना है। मोबाइल जो है वो सामने रखना है, बिल्कुल भी लेक्चर खत्म होने तक उस लेक्चर से बाहर नहीं निकलना है। वो लेक्चर फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, कोई भी एजुकेशनल। क्योंकि एजुकेशनल हमें ऐसा लगता है 15-20 मिनट का लेक्चर होने के बाद कि 10 मिनट कुछ और देख लेते, फिर लेक्चर पे आएंगे, और वो 10 मिनट के 2 घंटे कब हो जाते हैं वो आपकी समझ में ही नहीं आता है। तो ये आज ही से करना है, मोबाइल हाथ में नहीं रखना है, नहीं तो आपकी उंगलियां जो है वो अपने आप बाहर आ जाती है। मतलब आपकी उंगलियां अपने आप आती है, मतलब आपका माइंड ही वो करता है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल बना लेना है कि आप मोबाइल सामने रखोगे और हाथ में नोटबुक और एक पेन रखोगे जिसपे आपको नोट्स भी लेने और लेक्चर खत्म होने के बाद आपने क्या क्या पॉइंट्स नोट किए वो रिवाइज करके मेमोराइज भी कर लेने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा था कि आप भाग रहे हो और भागते समय आप जब भागने को शुरुआत करते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ने लगता है। अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है लेकिन उसको एक लिमिट है, उसके बाद वो नहीं बढ़ सकता और आप भाग ही रहे हो। तो आपके बॉडी की डिमांड जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। किससे? सप्लाई से। मतलब जितना ऑक्सीजन मसल में पहुंच रहा है उससे ज्यादा मसल को चाहिए। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ये मसल फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकाल सकता है, एनर्जी भागने के लिए चाहिए। तो अब मसल को सपोज 10 मॉलिक्यूल, सपोज फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल चाहिए लेकिन मिल रहे 8, 10 चाहिए लेकिन मिल रहे 8। तो ऊपर का जो एनर्जी जनरेशन है, ऊपर का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो विदाउट ऑक्सीजन हो जाता है। मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी जनरेट होती है और वो विदाउट ऑक्सीजन जो एटीपी जनरेट होते हैं उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों, मतलब अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बिना तोड़ते हो तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट होने लग जाए तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, मसल मध्ये पेन व्हायला लगतो। वो क्रैम्प्स जब भी आने लग जाए, आप में से सब ने ये नोट किया होगा कि आप भागने जब लगते हो तो कुछ समय के बाद आपके मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस वक्त आपके मसल्स ने ग्लूकोज या फूड को विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक किया होता है और वहां पे लैक्टिक एसिड जनरेट होता है एटीपी के फॉर्मेशन के साथ। और लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होने लग जाए तो वहां पे क्रैम्प्स आते हैं और इसी चीज को कहा जाता है फटीग। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो आपको रुकना पड़ता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लैक्टिक एसिड जो है वो कोराय साइकिल नाम की साइकिल के थ्रू, कोराय साइकिल कहा होता है ये भी एमसीक्यू है। तो ये कोराय साइकिल लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म का साइकिल है जो आपके मसल और लिवर में होता है, मसल और लिवर में होता है, जिससे ये बना हुआ लैक्टिक एसिड वॉश आउट होता है और आपकी मसल फिर से काम करने लायक बन जाती है, काम करने लायक बन जाती है। कोराय साइकिल में 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड जो है उसको CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो बॉडी के बाहर चले जाते हैं। और 4/5 ऑफ बचा हुआ जो 4/5 है वो लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब लैक्टिक एसिड वॉश आउट हो गया तो आपके मसल्स में जो क्रैम्प्स जनरेट होते हैं वो क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं और आपकी मसल फिर से काम करने लायक बन जाती है। समरी क्या है इस चीज की? जब आप कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, जब कोई भी फास्ट मस्कुलर एक्टिविटी करते हो, तब आपके मसल की ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन उसको कम मिलता है और जरूरत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस एक्टिविटी के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा का जो एनर्जी जनरेशन है, जितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है उसके अलावा जो एनर्जी जनरेशन है वो अनएरोबिकली होता है। और जब भी ग्लूकोज का अनएरोबिक ब्रेकडाउन हो जाए
वहां पे लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, और लैक्टिक एसिड जब भी मसल में एक्यूमुलेट हो जाए वहां पे क्रैम्प्स आने लगते हैं, और इस चीज को फटीग कहा जाता है। और रेस्ट के बाद कोराई साइकिल नाम का एक साइकिल होता है, एक पाथवे होता है कि जिसके थ्रू ये लैक्टिक एसिड वॉश आउट होता है। ये कोराई साइकिल मसल और लिवर ऐसे दो ऑर्गन्स में होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड का 1/5 हिस्सा, 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O, जो कि एक्सपिरेट कर दिया जाता है, और बाकी बचा हुआ 4/5 ऑफ लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाउ मसल में इसके अलावा एक और चीज होती है। आप सबको पता है कि आप हमारा ब्लड लाल क्यों है? क्योंकि हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। और रेड ब्लड सेल में सेल्स क्यों लाल है? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, ऐसा ही हीमोग्लोबिन जैसा ही एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल मसल में भी होता है, जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन कंपोनेंट है, और मायो इज फॉर मसल। तो मसल में ये प्रोटीनेशियस कंपाउंड है जो रेडिश होता है, दिखने में अपीयरेंस में रेडिश होता है, और काम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है मसल में। मतलब मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन नाम का एक रेडिश पिगमेंट होता है, और वो ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, मसल्स और मसल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, रेड एंड व्हाइट। red fibers and white fibers, red fibers and white fibers। मसल में मायोग्लोबिन कितना है उस पे उसके फाइबर्स जो है वो रेड या व्हाइट ऐसे क्लासिफाई किए जाते हैं। जिस मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है ये अगर ज्यादा है तो उसका, उस मसल का या उसके फाइबर का, मसलच्या सेलचं अपीयरन्स कसं असेल? लाल की पांढरं? तो ऑब्वियसली रेडिश अपीयरेंस होगा। तो हाई मायोग्लोबिन कंटेंट, मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होता है। हियर मायोग्लोबिन कंटेंट इज लो, लो मायोग्लोबिन होता है व्हाइट फाइबर्स में। मसल के व्हाइट फाइबर्स में मायोग्लोबिन कम होता है, या उन व्हाइट मसल फाइबर वाले मसल्स में मायोग्लोबिन कम होता है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज ऐसा हो जाते हैं कि रेड मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा होता है और व्हाइट में कम होता है। ये याद रखना है, एब्सेंट नहीं होता है। एमसीक्यू में एब्सेंट बोलते हैं वो। एक्चुअली एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि रेड मसल फाइबर्स हैव हाई मायोग्लोबिन कंटेंट, व्हाइल व्हाइट मसल फाइबर्स हैव लो मायोग्लोबिन कंटेंट। देन आगे सेकेंड इज, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब उसके कुछ स्टेप्स या प्रोमिनेंट स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। वो स्टेप्स क्या है, सारी बातें, इस पर टॉपिक ही अलग है रेस्पिरेशन का। उस वक्त सारी चीजें एक कुछ ब्यूटीफुल ट्रिक्स के साथ, उन साइकिल्स को कैसे याद रखते हैं उनके ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाई जाएगी। अभी इस पर फोकस करो कि माइटोकॉन्ड्रिया रेड फाइबर्स में ज्यादा होता है। तो फिर व्हाइट फाइबर्स में क्या ज्यादा होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है व्हाइट फाइबर्स में। ये तो थी बुक की बातें। अब कुछ बातें एनसीईआरटी के बाहर की। रेड फाइबर्स जो है वो ज्यादा देर तक काम करने के लिए बने होते हैं। मतलब ज्यादा देर तक सस्टेन काम करना है, मसल को कंटिन्यूअसली काम करना है, तो ये करते हैं। जैसे कि हमारे बैक के एक्सटेंसर मसल, हमारी बैक को एक्सटेंड करके रखने वाले मसल। आता तुम्हाला वाटत असेल उभं असताना तुमची बॅक जी अशी कोलॅप्स होत नाही पॅरालाइज पेशंट सारखी, असं का? म्हणजे इथं तुमच्यावर ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होऊन पण तुमचं जे शरीर आहे किंवा तुमचं जे पूर्ण बॉडी आहे ती कोलॅप्स का होत नाही, ग्रॅव्हिटीनुसार खाली का जात नाही? कारण तुमच्या मसल्स काम करतात। त्यातल्या बॅकच्या ज्या एक्सटेन्सर मसल्स आहेत पोरांनो, जे बॅकला एक्सटेंड करून ठेवतायत, ताठ ठेवतायत, त्या मसल्स या रेड फायबर्स, म्हणजे त्यांच्यामधले जे सेल्स आहेत त्यांच्यामधले जे फायबर्स आहेत तिथं हाय मायोग्लोबिन कंटेंट आहे आणि त्यांना रेड मसल फायबर्स किंवा रेड फायबर्स असं म्हटलं जातं, कारण तिथं माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन जास्त आहे आणि रेड फायबर सस्टेन कंटिन्युअस वर्क करण्यासाठी बनलेलं आहे। व्हाइट फायबर्स काय असतात? तर व्हाइट फायबर्स यांचे हे शॉर्ट ड्युरेशनचं पण रॅपिड काम करण्यासाठी बनलेले असतात। म्हणजे शॉर्ट ड्युरेशनचं रॅपिड काम करण्यासाठी, जसे की फ्लाइट मसल्स ऑफ सम बर्ड्स लाईक स्पॅरो,
चिमण्यांमध्ये ज्यांना की थोड्या वेळासाठी पण फार जोरात रॅपिडली फ्लाईट करायचं असतं तर त्यांच्यामध्ये व्हाईट फायबर्स असतात. सस्टेन काम, खूप जास्त काळ काम असेल तर काय रेड फायबर्स. आणि काय म्हटलं मी, शॉर्ट ड्युरेशनचं पण रॅपिडली फास्टली जर एखादी ऍक्टिव्हिटी करायची असेल, चिमण्या कशा उडतात पटपट पटपट त्यांचे पंख ऍक्टिव्हिटी करत असतात, तर तशा ठिकाणी व्हाईट फायबर्स जास्त असतात. मग आता इथे हा मस्क्युलर पार्ट जो आहे तो संपलाय. मला फक्त बॉडीच्या काही मोमेंट्स तुमच्या सोबत इथे शेअर करायचे आहेत. तर ज्या बुकमध्ये तर नाही दिलेल्या एनसीईआरटी मध्ये, पण त्याच्यावरती क्वेश्चन्स आहेत जे मी आता सांगणार आहे. तर त्यामध्ये पहिला मोमेंट आहे अबडक्शन आणि अडक्शन. अबडक्शन आणि अडक्शन जे आहे तो इन पॉइंट्स पर कुछ बुक्स में एमसीक्यूज है, वो ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखना जरूरी है आप लोगों के लिए. तो मेरे साथ ही याद रखना, एक्टिविटीज है जो याद रखने हैं आपको. तो पहला है अबडक्शन और अडक्शन. अबडक्शन और अडक्शन समझने से पहले आपको मिड लाइन या मीडियन बॉडी एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझना होगा. हमारे बॉडी का ये जो लाइन ऐसे जो पास होता है, जिसके अक्रॉस अगर काटने पे, अगर यहां से बॉडी काटी जाती है इंसानों की, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 हिस्सों में डिवाइड होती है. मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों कह रहा हूं, एग्जैक्टली क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 जगह होता भी नहीं है डिवाइड. जैसे कि लिवर जो है वो ज्यादा राइट साइड पे आ जाएगा, स्प्लीन जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, हमारा जो स्टमक है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा. तो ऐसे जो असिमेट्रिकल ऑर्गन्स है या फिर जो ऑर्गन अनपेयर्ड है, जैसे कि लिवर अनपेयर्ड है तो वो ज्यादातर इधर चला जाएगा, और असिमेट्रिकल भी है, मतलब उसका आधा हिस्सा इधर और आधा इधर नहीं है. जैसे कि नाक है, नाक सिंगल है लेकिन वो 2 जगह डिवाइड होता है, सिमेट्रिकल है. तो जो ऑर्गन्स असिमेट्रिकल है और अनपेयर्ड है, ऐसे ऑर्गन बॉडी के किसी एक हिस्से में चले जाएंगे. तो इसलिए हमारा बॉडी एग्जैक्टली 2 जगह भले ही डिवाइड ना हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द बॉडी हम 2 हिस्सों में काट सकते हैं, यहां से अगर काटे तो इस लाइन को कहते हैं मीडियन एक्सिस ऑफ बॉडी. ये मीडियन एक्सिस जो है ये ऐसे गुजरता है, लाइन पास होती है सेंटर से. अब कोई भी मोमेंट अगर किसी बॉडी पार्ट को मीडियन बॉडी एक्सिस के नजदीक लाता है तो उसे अडक्शन कहते हैं, ADD अडक्शन. और कोई भी मोमेंट अगर बॉडी पार्ट को दूर लेके जाता है तो उसे अबडक्शन कहा जाता है. 2 वर्ड्स मैंने यूज किए यहां पे, एक है अडक्शन, अडक्शन, और दूसरा है अबडक्शन, अबडक्शन. अडक्शन ADD यानी मोमेंट ऑफ बॉडी पार्ट क्लोज टू द बॉडी एक्सिस. बॉडी एक्सिस के नजदीक अगर कोई पार्ट आ रहा है तो उसे अडक्शन कहते हैं, और दूर जा रहा है तो अबडक्शन कहते हैं. नजदीक आ रहा है तो अडक्शन कहते हैं, दूर जा रहा है तो अबडक्शन कहते हैं. ये जो अडक्शन है ये करने के लिए हमारे बॉडी में मसल होता है लैटिसिमस डॉर्साई. लैटिसिमस डॉर्साई नाम का मसल जो है वो आपके हाथों को अडक्ट करता है, बॉडी के नजदीक लेके आता है. मतलब इस वक्त मेरे बॉडी का कौन सा मसल काम कर रहा है, लैटिसिमस डॉर्साई. और अगर मुझे दूर लेके जाना है, हाथ को ऐसे अबडक्शन करना है, ABD अबडक्शन, तो यहां पे एक मसल होता है जिसका नाम है डेल्टॉइड. क्या नाम है उसका, डेल्टॉइड मसल. डेल्टॉइड मसल तो असतो मुलांनो ज्याच्यामध्ये इथे इंजेक्शन दिलं जातं. इथे जे इंजेक्शन देतात, मस्क्युलर इंजेक्शन जर द्यायचं असेल तर ती डेल्टॉइड नावाच्या मसलमध्ये दिलं जातं. तर ही डेल्टॉइड जी आहे ती हातांना दूर घेऊन जाते आणि लॅटिसिमस डॉर्साई जी आहे ती हातांना जवळ घेऊन येते. सो अडक्शन occurs with the help of latissimus dorsi and it occurs with the help of deltoid. दूसरा है फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन. फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन, तो ये अगर एक्टिविटी है जिसमें इस जॉइंट का जो एंगल है वो कम हो रहा है तो इसे फ्लेक्जन कहते हैं, और जॉइंट का एंगल अगर बड़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं. तो दिस इज फ्लेक्जन, दिस इज एक्सटेंशन. रिस्ट का दिखाऊं तो दिस इज फ्लेक्जन, दिस इज एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन. ओके, तो आप अगर एंगल कम कर रहे हैं, दिस इज फ्लेक्जन, ये एक्सटेंड हो गया. या फिर यहां पे उंगलियों का अगर दिखाना चाहे तो ये फ्लेक्जन है, ये एक्सटेंशन है, फ्लेक्जन है, एक्सटेंशन है. मतलब एंगल अगर जॉइंट का कम होता है तो उसे फ्लेक्जन कहते हैं, और अगर बढ़ता है तो उसे
एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। तो अगर मैं एल्बो की बात करूं तो एल्बो को कौन फ्लेक्स कर रहा है? तो आपके आर्म से, मतलब यहां से इधर फोर आर्म में एल्बो के नीचे एक मसल गया है जिसका नाम है बाइसेप्स, जो आप ताकत दिखाने के लिए यूज करते हो, उसे बाइसेप्स कहते हैं। तो ये बाइसेप फ्लेक्जन करता है, सो फ्लेक्जन। तो बाइसेप्स जो मसल है वो फ्लेक्जन करता है, उसको फ्लेक्सर भी उस मसल को फ्लेक्सर मसल कहते हैं। तो आपके एल्बो का फ्लेक्सर मसल कौन है? बाइसेप्स। ये यहाँ पे जो मसल होता है जो ताकत दिखाने के लिए आप यूज करते हो, जो यहां से जाके यहां पे जाता है और ऐसा हाथ को खींच लेता है। अब ये फ्लेक्स हाथ है, तो नीचे से एक ट्राइसेप नाम का मसल आता है, ट्राइसेप्स। तो यहां से ये ट्राइसेप आया हुआ है जो आपके हाथ को फिर से सीधा कर देगा। हाथ को बेंड करने का काम किसका? बाइसेप का। तो बाइसेप क्या हुआ? फ्लेक्सर। हाथ को स्ट्रेट करने का, मतलब जॉइंट का जो एंगल है वो बढ़ाने का काम किसका? ट्राइसेप का। इसलिए ट्राइसेप क्या कर रहा है? जॉइंट को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए ट्राइसेप क्या हुआ? एक्सटेंसर मसल हुआ, और उस एक्शन को कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं उसको? एक्सटेंशन। ट्राइसेप्स नाम का मसल याद रखना है। ऐसे अलग अलग जॉइंट के अलग अलग मसल्स होते हैं, लेकिन ये आपको आज नहीं पढ़ना है, ये आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ना है। ये आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हर जॉइंट के मसल पढ़ने होते हैं कि कौन सा फ्लेक्सर है, कौन सा एक्सटेंसर है, एनाटॉमी सब्जेक्ट में। आज आपको सिर्फ एग्जाम्पल जो सबसे फेमस है वही याद रखने हैं, और अगर ये ठीक से करोगे तो वहां जाके पढ़ सकोगे। वो पढ़ने की बात या वो पढ़ना तभी आपको नसीब होगा जब आप ये ठीक से करोगे। ये छोटा सा कंटेंट है। देन आगे बढ़ते हैं। अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्सर, एक्सटेंशन हो गया। तीसरा है प्रोनेशन और सुपाइनेशन। तो ये आपका हाथ है, तो आपका हाथ अगर जमीन की तरफ है तो इसे कहा जाता है प्रोनेशन, और अगर वो आसमान की तरफ है तो उसे कहा जाता है सुपाइनेशन। प्रोनेशन यानी पाम जो है वो डाउनवर्ड या जमीन की तरफ होता है, और सुपाइनेटर यानी अपवर्ड या आसमान की तरफ होता है। सो दिस इज सुपाइनेशन, दिस इज प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन। हमारे वो इसकी बात निकली, मुझे आज भी याद है कि हम जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को थे तो हमें जब यह पढ़ाया जा रहा था तो हमारे टीचर ने हमें बताया था कि किंग्स जो है, किंग्स प्रोनेट एंड बेगर्स सुपाइनेट। मतलब किंग्स जो होते हैं वो प्रोनेट करते हैं क्योंकि किंग्स डोनेट करते हैं किसी चीज को, और बेगर्स जो होते हैं, भिखारी जो होते हैं, वो सुपाइनेट करते हैं क्योंकि वो लेते हैं। तो किंग्स प्रोनेट एंड बेगर्स सुपाइनेट, ये याद रखने की ट्रिक बोली गई थी हमें तब, और मुझे आज भी याद है। तो वो प्रोनेशन जो है, ये प्रोनेशन यानी आपका पाम डाउनवर्ड जमीन की तरफ होता है, और सुपाइनेशन जो है वो आसमान की तरफ होता है। तो प्रोनेशन तीसरा मोमेंट आपको बताया गया है, प्रोनेशन in which palm is downward facing towards the earth, and supination is the palm towards the sky। तो सुपाइनेशन को करने वाले मसल का नाम आपके हाथ में होते हैं, ये दोनों भी मसल सुपाइनेटर होता है, वो सुपाइनेटर जो सुपाइनेशन करता है। और प्रोनेशन करने वाले मसल का नाम है प्रोनेटर टेरिस नाम का मसल जो है। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको जो आ रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उन सारे नोट्स में ये सब कुछ लिखा होगा जो एनसीईआरटी में नहीं भी दिया है। मतलब जो चीजें एनसीईआरटी में है, मैंने मतलब आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ तो गूगल पे से भी मिल रहा है, और मैं भी सेंड ही कर रहा हूं आप लोगों को। और साथ में जो मैं हैंड रिटन नोट शेयर कर रहा हूं, उन हैंड रिटन नोट्स में एनसीईआरटी की मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कंसाइज तो किया ही गया है, साथ में वो सारे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जो कि क्वेश्चंस है, नीट में आए हुए क्वेश्चंस है, और साथ में वो पॉइंट्स जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली वो नोट्स ठीक से पढ़ना है आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सुपाइनेशन जो है उसमें वो सुपाइनेटर नाम का मसल है, और प्रोनेशन करने वाला प्रोनेटर टेरिस नाम का मसल है, प्रोनेटर टेरिस। इसके अलावा आप दो टर्म है, इलिवेटर और डिप्रेसर। सिंपल से मतलब वर्ड से ये आपको वैसे भी समझ में आ ही गए होंगे। इलिवेटर मतलब इलिवेट करने वाला, किसी बॉडी पार्ट को रेज करने वाला, ऊपर उठाने वाला, और डिप्रेसर यानी नीचे करने वाला।
मतलब किसी बॉडी पार्ट को ऊपर अगर किया जाता है जैसे कि दिस, तो इट इज एलिवेशन। अगर डिप्रेस किया जाता है तो इट इज डिप्रेसर। ऐसा करने वाला डिप्रेसर, ऐसा करने वाला एलिवेटर। लेकिन आपको नाम याद रखने आपकी जॉ के, क्योंकि वो ज्यादा फेमस है। मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हर जॉइंट का होता है, आपके पैरों का भी होता है, लेकिन ये कॉमन है। सबसे पहले ये सिखाया जाता है और ये याद रखना जरूरी होता है। तो कॉमन जो होता है या मोस्ट इजीली जो समझ में आता है वही आपकी लेवल पे, बाकी सारे डिटेल्स आपको मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे पढ़ने को। तो आगे मैं कह रहा था एलिवेटर और डिप्रेसर। तो आपका ये जो जॉ है या फिर माउथ है, इसमें अपर जॉ और लोअर जॉ कहते हैं हम। तो दोनों में से सिर्फ लोअर जॉ मोबाइल होता है। मतलब ये जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल आप जब खाना खाते हो तब ये मैंडिबल ही ऐसे मोबाइल होता है, नीचे वाला। ओके, तो इस मैंडिबल को ऊपर लाने वाला जो मसल है उसका नाम है मैसेटर। ओके, मैसेटर मतलब अभी मेरा मैंडिबल नीचे गया तो इस पर नीचे जाने के लिए जो मसल है वो डिप्रेस कर रहा है मैंडिबल को। मैंडिबल नीचे गया, जैसे कि मैं कह रहा हूं तो नीचे गया ये मैंडिबल, तो इस एक्टिविटी को कहते हैं डिप्रेशन। और अगर मेरा मैंडिबल ऊपर आया, मतलब से बंद कर दिया मैंने माउथ, तो ऊपर जो आया इस हाथ की तरफ, ये अगर मैंडिबल है तो ये हो गया मैंडिबल का इलिवेशन, और ये हो गया डिप्रेशन। ये हो गया इलिवेशन, ये हो गया डिप्रेशन। इलिवेट करने वाला मतलब किए हुए माउथ को बंद करने वाला जो मसल है वो है मैसेटर, और फिर से खोलने वाला यानी मैंडिबल को नीचे लेके जाने वाला जो मसल है वो है डिप्रेसर मैंडिबली। तो क्या कहा मैंने, 2 वर्ड्स कहे मैंने अभी, इलिवेटर और डिप्रेसर। इलिवेटर और डिप्रेसर। इलिवेट करने वाला यानी बॉडी पार्ट रेस करने वाला मसल कौन सा है, तो वो क्या कहा मैंने, इट इज मैसेटर। और डिप्रेसर यानी बॉडी पार्ट्स को नीचे लेके जाने वाला होता है डिप्रेसर मैंडिबली। एक्चुअली यहां पे हम एक्शन का नाम लिख रहे थे, इसे इलिवेशन और डिप्रेशन ऐसा कहेंगे, इलिवेशन और डिप्रेशन। और इलिवेटर नाम मसल का हो गया जो पार्ट को रेस कर रहा है। कळालं का, नाही कळालं मी परत एकदा सांगतोय बघा। आता काय होतं, मला माझ्याच माउथवर दाखवायचं, मलाच बोलून एक्सप्लेन करायचं, त्याच्यामुळे ते तर होतं काय, तुमचं हे माउथ आहे, सपोज तुमचा हा लोअर जॉ जो आहे तो खाली आला, वरचा इमोबाईल असतो, लोअर जॉ खाली आला। आता इथं माझ्या बोटांच्या मुवमेंट वरनं लगेच म्हणू नका की वरचा जॉ तर इमोबाईल असतो, बोट कंट्रोल नसतात होत तितके मुवमेंट मध्ये, पण तुम्ही ज्याला माउथच्या मुवमेंटवर कम्पेअर करतात तर आपला अप्पर जॉ इमोबाईल आहे, आपलं मॅन्डिबलच मोबाईल आहे। तर हा मॅन्डिबल खाली येत असेल, म्हणजे असा खाली येत असेल, ते झालं डिप्रेशन मॅन्डिबलचा, माझा थंब म्हणजे मॅन्डिबल आहे। आणि हे मॅन्डिबल वरती येत असेल तर ते झालं इलिव्हेशन, खाली जात असेल डिप्रेशन, वरती येत असेल इलिव्हेशन, खाली जात असेल डिप्रेशन। तर इलिव्हेशन साठी जो मसल रिस्पॉन्सिबल असतो तो मॅसेटर नावाचा मसल आहे, आणि डिप्रेशन साठी जो रिस्पॉन्सिबल असतो तो डिप्रेसर मॅन्डिबली, म्हणजे मॅन्डिबलला डिप्रेस करणारा, खाली नेणारा, माउथ पासून दूर नेणारा, म्हणजे माउथ ओपन करणारा, असा हा डिप्रेसर असतो। आणि शेवटचा स्पिंक्टर हा खूप वेळा येणार आहे तुम्हाला पुढे बऱ्याचदा, म्हणजे याच्यानंतर आपण बघणार आहोत मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स। मी परत एकदा सांगतोय तुम्हाला की ऍप मध्ये तुम्हाला हे सगळे लेक्चर जे आहेत ते नेक्स्ट वीक पासून प्रोबॅबली एक्सक्लुझिव्हली ऍप मध्ये मिळतील। ओके, तर त्याच्या डिटेल्स साठी 7972312550 हा नंबर असणार आहे, त्याच्यावरती तुम्ही तुमचे नाव आणि ऍड्रेस डिटेल्स पाठवा, तुम्हाला त्याच्यावरच डेमो लेक्चरच्याही लिंक मिळतील, ऍपचंही डेमो मिळेल तुम्हाला, म्हणजे असं नाही की ऍडमिशन करूनच ऍपमध्ये, तुम्हाला ऍपचंही डेमो मिळेल, त्याच्यानंतर तुमची चॉईस असेल। आणि मी कायम म्हणतो अगोदर प्रत्येक ठिकाणी डेमो करायचे आणि नंतर डिसाईड करायचं काय करायचंय ते, कुठेही असू दे, तर एज्युकेशनल फील्डमध्ये असो की बाकी ठिकाणी, अगोदर तुम्ही म्हणजे आपण साधी बाईक घेताना पण ट्रायल घेत असतो किंवा बाकी गोष्टी, तर हे तुमचं करिअर आहे, त्याच्यावर तुमच्या आयुष्यातली सर्वात महत्वाची एक्झाम ठरणार आहे जी 2 वर्षानंतर येते, नीट। तर सगळ्या गोष्टी पारखूनच घेतल्या गेल्या पाहिजे, सगळ्या गोष्टी बघूनच घेतल्या गेल्या पाहिजे। सो डेमो लेक्चर्स जे आहेत ते आपले ओपन आहेत आणि ऍपही तुम्हाला डेमोसाठी ओपन असणार आहे। तर कुठे होतो मी तुम्हाला या विषयामध्ये, आता इथे संपल्या, इथे जे आहे तर
तर आपलं स्पिंक्टर राहिलं होतं, माझ्या लक्षातून गेलं होतं ते. तर स्पिंक्टर मी म्हणत होतो की बऱ्याचदा येईल. म्हणजे याच्यानंतर आपला टॉपिक काय असेल, मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट. आणि त्यानंतर 11वीलाच एक टॉपिक आहे आपलं डायजेशन आणि ऍब्झॉर्प्शन. तर तो आपण मॉर्फॉलॉजी अॅनाटॉमीच्या नंतर घेणार आहोत. म्हणजे याच्यानंतर मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट, त्यानंतर अॅनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट, आणि त्याच्यानंतर सांगेल मी. पण एवढं तर आहे की 11वीला टॉपिक आहे डायजेशन आणि ऍब्झॉर्प्शन. त्यामध्ये मी जेव्हा स्टमक शिकवेल मुलांना तुम्हाला स्टमक, तर होतं काय, तुम्ही जे अन्न खातात स्टमक मध्ये गेल्यानंतर, म्हणजे तुम्ही जे जेवण जेवतात ते जेवण तुमच्या माउथ मधनं फॅरॅंक्स, त्याच्यानंतर इसोफॅगस नावाची नळी असते इथून गेलेली, ती स्टमक पर्यंत जाते. आणि स्टमक मध्ये आता हा इसोफॅगस आहे, हा इसोफॅगस आहे, हे स्टमक आहे. स्टमक मध्ये आलेलं फूड परत का नाही येत, स्टमक मध्ये आलेलं फूड परत का नाही येत, तर फूड येण्यासाठी मी थोडी डायग्राम मोठी करतोय, म्हणजे तुम्हाला स्पिंक्टर प्रॉपरली दाखवता येईल मला. हे बघा, हा जो आहे ना पोरांनो, सगळीच डायग्राम काढून दाखवतो मी तुम्हाला. हा तो माणूस आहे, त्याच्या माउथ मधनं आलेलं फूड फॅरॅंक्स, आणि फॅरॅंक्स नंतर इसोफॅगस मध्ये जातं, आणि इसोफॅगस पासून ते जातं स्टमक मध्ये, स्टमक मध्ये. ओके, हा स्टमक आहे. पॉइंट माझा असा आहे की स्टमक मध्ये गेलेलं फूड स्टमक मध्येच का थांबतं, पुढे का निघून नाही जात याच्यामध्ये इंटेस्टाईन मध्ये. इथे डिओडिनम नावाचा पार्ट असतो, इंटेस्टाईन मध्ये डायरेक्ट का जात नाही, किंवा सहज परत काय येत नाही, उलटी वगैरे एक्सेप्शन सोडले तर. त्याचं कारण असं आहे की स्टमकच्या एंट्रीवर पण आणि एक्झिटवर पण अशा सर्क्युलर मसल्स आहेत पोरांनो, सर्क्युलर मसल्स आहेत. आणि या सर्क्युलर मसल्स ही जी वरचं यांना स्पिंक्टर असं म्हटलं जातं. याला काय म्हटलं जातं, स्पिंक्टर. हे वरचं जे स्पिंक्टर असतं त्याला कार्डियाक स्पिंक्टर म्हटलं जातं. अजिबात लक्षात ठेवायचं नाही आज, कारण मी तुम्हाला जेव्हा डायजेशन आणि ऍब्झॉर्प्शन शिकवेल त्यावेळेला हे आपोआपच पाठ झालेलं असेल. आणि इथलं खालचं जे असतं त्याचं नाव आहे पायलोरिक स्पिंक्टर, पायलोरिक स्पिंक्टर. आणि वरच्याचं नाव काय, कार्डियाक स्पिंक्टर आणि पायलोरिक स्पिंक्टर. नाव नाही लक्षात ठेवायचे, मला फक्त स्पिंक्टरचा कॉन्सेप्ट सांगायचा. एक सोपा कॉन्सेप्ट सांगतो मी तुम्हाला. तुम्ही तुमच्या घराच्या गार्डन मध्ये आहात आणि गार्डन मध्ये एक रबराची नळी आहे, ती नळीनं पाणी सुरू आहे कुठेतरी. तुम्ही त्या रबराची जी छोटी नळी असते, आपल्या घरी असते बऱ्याचदा ती, किंवा गार्डन मध्ये, तर ती नळी उचलली आणि तिला अशी दाबली हातात, तर इकडचं पाणी नळीतलं इकडे जाईल का, अर्थातच ती रबरची नळी म्हणजे तुम्ही दाबल्यामुळे ती दाबली जाते आणि इकडचं पाणी इकडे जाणं थांबतंय. या वेळेला तुमचा हात जो आहे, जो की त्या नळीला असं सर्क्युलरली त्यानं ग्रॅप केलंय आणि दाबून त्याला बंद करतोय, तुमचा हात तिथं स्पिंक्टर म्हणून काम करतोय. असेच बरेच मस्क्युलर स्पिंक्टर आपल्या बॉडीत असतात जे अशा ओपनिंग्सला बंद करून ठेवतात. जसं तुमच्या हातामुळे रबराची नळी बंद झालीये तसं इथं हा वरचा स्पिंक्टर जो आहे त्याला पायलोरिक स्पिंक्टर, कार्डियाक स्पिंक्टर म्हणतात, खालचा तो पायलोरिक स्पिंक्टर असतात. असे बरेच स्पिंक्टर मी तुम्हाला शिकवणार आहे त्या टॉपिकच्या वेळेला. त्याच्यामध्ये आहे किंवा आपल्या युरिनरी ब्लॅडरच्या युरेथ्रामध्ये जी ओपनिंग असते, म्हणजे युरेथ्रा आणि युरिनरी ब्लॅडरचं जे जंक्शन आहे तिथं पण स्पिंक्टर असतात. तर असे स्पिंक्टर वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आहेत. पॉइंट एकच आहे सगळ्या स्पिंक्टरचा, की ते ओपनिंग कंट्रोल करतात, म्हणजे आलेलं फूड परत न जाऊ देणे, स्टमक मध्ये डायजेशन होईपर्यंत पुढेही जाऊ न देणे. म्हणजे हे जोपर्यंत इथलं काम कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत ते ओपन होत नाही. असे आवळून ठेवतात, त्याला बंद करून ठेवतात. यांच्या कन्स्ट्रक्शनमुळे ही ओपनिंग पण आणि ही ओपनिंग पण बंद होत राहते. जोपर्यंत रिलॅक्स होत नाही तोपर्यंत हे खाली जात नाही. त्याच्यानंतर बऱ्याच जणांना छातीत जळकी लागणे हा प्रकार असतो बघा. मेडिकली त्याला GERD असं म्हटलं जातं, गॅस्ट्रो इसोफॅजियल रिफ्लक्स डिसीजेस. GERD म्हणजे काय, गॅस्ट्रो इसोफॅजियल रिफ्लक्स डिसीजेस. तो प्रकार काय असतो, कधीतरी होणं हे सोडून द्या, कधीतरी सगळ्यांनाच होतं ते ऍसिडिटी वगैरे जास्त झाल्यानंतर, पण काही जणांना नेहमी होत असतं. तर तो GERD, गॅस्ट्रो म्हणजे स्टमक, इसोफॅजियल म्हणजे इसोफॅगस, रिफ्लक्स डिसीजेस म्हणजे असा आजार की ज्याच्यात गॅस्ट्रिक कंटेंट जे पोटातलं जे स्टमक मधलं जे कंटेंट आहे ते परत चाललंय इसोफॅगस मध्ये. इसोफॅगस मध्ये गेलं की आता स्टमक मध्ये आपल्या ऍसिड असतं, म्हणजे आपण खाल्लेलं अन्न याच मार्गाने आलेलं आहे, तिथूनच इसोफॅगस मधनं अन्न जे आहे ते आपण स्टमक मध्ये टाकलं, पण येताना ते जाणवलं नाही, तिथं जळजळ झाली नाहीये. पण स्टमक मधलं फूड परत आल्यावर जळजळ का होते, कारण फूड स्टमक मध्ये गेल्यानंतर त्याच्यात ऍसिड मिक्स झालेलं असतं, जे की म्हणजे HCl जो असतो, किंवा स्टमक मधलं मध्ये जे ऍसिड असतं जे की HClच असतं ते त्या फूड सोबत मिक्स झालेलं आहे. आता जर ते HCl मिक्स झालेलं ऍसिडिक फूड परत आलं तुमच्या इसोफॅगस मध्ये तर तुमच्या छातीत जळजळ व्हायला लागते.
आणि हे केव्हा होतं, त्याला हे स्पिंक्टर नीट काम करत नाही. जेव्हा या स्पिंक्टरने नीट काम केलं नाही तेव्हा हे होत असतं. पण हा जो बीट आहे याचा आणि तुमच्या सिलेबसचा काही संबंध नाहीये. मी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन साठी तुम्हाला सांगितलंय. इथं फक्त तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचंय, सर्क्युलर मसल ज्या कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या की नळी सारख्या ट्यूब्सला क्लोज करतात किंवा ओपन करतात त्यांना म्हणायचं स्पिंक्टर. त्यांना काय म्हणायचं, स्पिंक्टर. हे इथं कार्डियक स्पिंक्टर, पायलोरिक स्पिंक्टर, त्याच्यानंतर स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, असे बरेच स्पिंक्टर मी तुम्हाला शिकवणार आहे त्या टॉपिक मध्ये. तर आपण मसल्स आज काय बघितलं, तर आपण बघा इकडे मी तुम्हाला असं सांगितलं की तुमच्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजनच्या गरजेपेक्षा जर सप्लाय कमी झाला तर बॉडी फूडला अनएरोबिकली ब्रेकडाऊन करत असते. अनएरोबिकली फूड ब्रेकडाऊन झालं की तिथे लॅक्टिक ऍसिड्स असतं. लॅक्टिक ऍसिड साचलं की त्याचा रिझल्ट आहे फटीग. म्हणजे साचलेलं मग आपल्या मसल, म्हणजे आपण मी एक्झाम्पल काय दिलं होतं, तुम्हाला पळत आहात तुम्ही, तुम्हाला थांबता येत नाही, तुम्ही खूप जोरात पळतात, सपोज तुमच्या मागे कुत्रा लागलेला आहे, मग तुम्ही पळतात तर तुमची बॉडीतल्या ज्या मसल्स आहेत ना, त्या मसल्स विदाऊट ऑक्सिजन ग्लुकोज ब्रेकडाऊन करतात. त्याचा रिझल्ट त्या मसलमध्ये लॅक्टिक ऍसिड बनतं. लॅक्टिक ऍसिड जे बनलंय ते लॅक्टिक ऍसिड मुळे मसलमध्ये क्रॅम्प्स यायला लागतात आणि त्याला म्हणतात फटीग. मग तुम्ही थांबले की ते लॅक्टिक ऍसिड वॉश आउट होतं. कोणत्या पाथवेनं, तो कोराय सायकल नावाचा तो पाथवे जो काही लिव्हरमध्ये होतो आणि काही मसलमध्ये होतो. आणि या सायकल किंवा या पाथवेमधनं 1/5 of the lactic acid is converted into CO2 and H2O, while 4/5 of the lactic acid is converted into the glycogen. 4/5 ग्लायकोजन मध्ये कन्वर्ट होतं. त्याच्यानंतर मसलमध्ये मायोग्लोबिन नावाचं एक रेड कलरचं पिगमेंट असतं जे ऑक्सिजनला स्टोअर करतं. ज्या मसलमध्ये मायोग्लोबिन जास्त ते रेड फायबर्स, जिथं कमी ते व्हाईट फायबर्स. रेड फायबर्स मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया पण जास्त असतो. म्हणून आणखी एक पॉइंट, यांना रेड मसल फायबर्सला एरोबिक मसल्स असं पण म्हटलं जातं. एरोबिक मसल्स, कारण ते ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये काम करतात. मायटोकॉन्ड्रिया इथे जास्त असतो. स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये, व्हाईट फायबर्स मध्ये स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जास्त असतो आणि मायोग्लोबिन कंटेंट त्याचं कमी असतं बोलतोय मी असं का बोललो, कारण अब्सेंट नसतं, कमी असतं. ओके, त्याच्यामुळे त्याचं व्हाईटिश अपीअरन्स असतं. देन जर आपला एखादा बॉडी पार्ट, तो पाय असो, आता इथं व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाय नाही दाखवता येणार आहे मला, मी याच्यावरतीच दिसतोय तुम्हाला, पण आपला पाय पण असा दूर गेला की दॅट इज अबडक्शन आणि जवळ आला की अडक्शन. अडक्शन. हात पण अबडक्शन, अडक्शन. हातामध्ये इथं कुठली मसल बोललो मी, डेल्टॉइड आणि लॅटिसिमस डॉर्सा जवळ आणण्यासाठी. त्यानंतर फ्लेक्जन बायसेप्स, एक्सटेन्शन ट्रायसेप. फ्लेक्जन बायसेप, एक्सटेन्शन ट्रायसेप. त्यानंतर प्रोनेशन, कोण प्रोनेट करतं, किंग्स काय प्रोनेट अँड बेगर सुपायनेट. तर प्रोनेशन पाम डाऊनवर्ड, बेगर सुपायनेशन अपवर्ड. तिथं प्रोनेटर पेरिस प्रोनेशन साठी, सुपायनेटर सुपायनेशन साठी. इलिव्हेटर, एखादा पार्ट रेज करणे इज अ इलिव्हेशन आणि खाली आणणे इज अ डिप्रेशन. रेजिंग ऑफ अ पार्ट इज अ इलिव्हेशन आणि तशा मसलला इलिव्हेटर म्हणतात. जसे की आपला जॉ, हे काय झालं इलिव्हेशन, आणि खाली गेला तर डिप्रेशन. सो जॉ वरती आणला इलिव्हेशन, खाली गेला डिप्रेशन. मॅसेटर आणि डिप्रेसर मॅन्डिबली हे दोन मसल्स तिथं आहे. स्पिंक्टर सर्क्युलर मसल्स असतात ज्या बऱ्याचशा ओपनिंग्सला कंट्रोल करत असतात, क्लोज करत असतात. तर आजच्यासाठी आपण इथंच थांबू. डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला 7972312550 या नंबरवर व्हॉट्सअप करा किंवा याच लेक्चरमध्ये कमेंटमध्ये तुम्ही तुमचा डाऊट पोस्ट करा. थँक्यू.